Hi everyone. So in yesterday class, basically we discussed about the vectorizer part, like how we perform the vector operations, how we calculate the like the magnitude of vector, then the angle of vector. Then we discuss about the orthogonal, perpendicular vector, and then unit vector. And in the end, we discuss the projection of vector. We are discussing about the hyperplane today, like if a point is on the left side or right side, and how we can measure the distance of a point from the plane. So in our very first class, we discuss about this problem. In this problem, we have the data set. We create a dummy data set related to the student placement. So some point belong to the category which student got the placement after completion of their graduation, their degree, and some student didn't get the placement. So basically ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है. द स्टूडेंट डिडंट गेट द प्लेसमेंट. एंड ये पॉइंट हमारे पास हैं जो स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो गई है. ठीक है. अब आपको अगर रिमेम्बर है तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें ये प्लेन निकालना है, या फिर हमें ये जो अपने पास ये इक्वेशन है ये फाइंड करनी है, जो इक्वेशन सेपरेट करेगी हमें. ये इक्वेशन ऑफ लाइन से ये लाइन आएगी ना, ये लाइन बेसिकली हमें फाइंड करनी है अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे, अपना मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट के टाइम पे. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें ये लाइन निकालनी है, ये लाइन हमें फाइंड करनी है ट्रेनिंग करते हुए, अपने पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करते हुए. जिसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारे पास दो पैरामीटर थे, एक स्लोप था, एक इंटरसेप्ट था. स्लोप क्या था? हर एक फीचर का अलग अलग स्लोप होगा, तो हमें वो स्लोप की वैल्यू निकाल के और इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल के बेस्ट फिट लाइन निकालनी है. हमारा ऑब्जेक्ट ये था अपना, जब हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. बेसिकली ये हमारे पास लाइन थी, जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये लाइन थी अपने पास, और ऐसे कुछ डेटा सेट थे अपने पास. जो ये डेटा सेट अलग क्लास से बिलोंग करते थे कि जिनकी प्लेसमेंट हो गई है. प्लेसमेंट यस के केस था, और ये प्लेसमेंट नो का केस था, जो स्टूडेंट थे हमारे पास जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है. अब हमें ये तो क्लियर है कि ये स्टूडेंट हमारे पास प्लेस हो गए हैं और ये स्टूडेंट प्लेस नहीं हुए हैं. बट एक्चुअली मैथमेटिकली ये कैसे काम करता है? ये स्टूडेंट जो हमारे पास इस साइड में है, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव हाफ. जो हम पॉजिटिव क्लास लेके चलेंगे कि जिसकी प्लेसमेंट हमारे पास होगी है. और ये सेकंड जो हाफ है, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव हाफ, जो स्टूडेंट की प्लेसमेंट नहीं हुई है. अब यहाँ पे ये कैसे डिसाइड होता है कौन सा पॉइंट पॉजिटिव हाफ में है, कौन सा पॉइंट नेगेटिव हाफ में है? ये हम आज डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सेकंड थिंग क्या डिस्कस करेंगे? अभी ये जैसे ये एक स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट इस प्लेन से कितना दूर है, अब ये डिस्टेंस कितना है. ठीक है. ऐसे ये एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट और प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है. ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट और प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है. बेस अपॉन इस डिस्टेंस के बेस पे हम बता सकते हैं इजिली कि ये स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी. जैसे सपोज करो एक न्यू डेटा पॉइंट हमारे पास आता है, और न्यू डेटा पॉइंट की सपोज करो मार्क्स उसके अपने पास 80% है, और अटेंडेंस अपने पास 90% है. तो वो स्टूडेंट कुछ यहाँ पे आएगा कि 80% अपने पास मार्क्स आ गए, और 100% अटेंडेंस आ गई अपने पास, या 90% अटेंडेंस आ गई है. तो इस केस में हम इजीली इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि ये देखो प्लेन से ये पॉजिटिव साइड में है, और डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है. तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अच्छा इस स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी. अब एक पॉइंट ले लेते हैं हम, उसमें हमारे पास मार्क्स सपोज करो 20% है, 40% उसकी अटेंडेंस है. वो पॉइंट कुछ ऐसा आएगा. अब उस पेस में भी क्या है, वो देखो ये पॉइंट नेगेटिव आपकी साइड में है, और ये प्लेन से देखो कितना दूर है. अगर ये पॉइंट बोल दे जिसके 20% मार्क्स का है और 40% अटेंडेंस है, इस केस में हम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ये अनसीन पॉइंट है, बेसिकली ये भी अनसीन पॉइंट है, ये भी अनसीन पॉइंट है. अनसीन पॉइंट के केस में इसमें हम देंगे मार्क्स देंगे 20%, अटेंडेंस प्रोवाइड करेंगे 40%. हम प्रिडिक्ट कर लेंगे अच्छा इस स्टूडेंट की प्लेसमेंट नहीं होने वाली है, नो प्रिडिक्शन आ जाएगी इसके लिए. तो अब यहाँ पे देखो ये कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस काफी हैवी है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है. हमारे पास जो बेस्ट फिट लाइन थी, सपोज करो बेस्ट फिट लाइन थी, इस लाइन से कितना दूर है. अब इसके बेस पे हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अब सपोज करो एक हमारे पास पॉइंट आ गया, ये ग्रीन कलर का पॉइंट है, और ये पॉइंट हमने हमारे पास आ गया ऑन द लाइन. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये पॉइंट ना तो लेफ्ट साइड में है, ना तो नेगेटिव हाफ में है, ना ही पॉजिटिव हाफ में है, ये प्लेन के ऊपर है पॉइंट. तो इस केस में क्या है, इस केस में हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये स्टूडेंट की प्लेसमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जब ऐसा कोई पॉइंट आ जाएगा. अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथ में, कैसे डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव हाफ में कौन सा पॉइंट जाएगा, नेगेटिव हाफ में कौन सा पॉइंट जाएगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो ये एजेंडा है आज की क्लास का. तो हम बात करते हैं प्लेन की.
अब देखो हमारे पास स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम में भी क्या था, जो ऑरेंज कलर की लाइन थी वो प्लेन था। अब वो 2D लाइन थी, जब 3D में आएंगे तब प्लेन आएगा, जब 4D में आएंगे जब तब हाइपर प्लेन आ जाएगा। तो आज हम बात करते हैं प्लेन की। बेसिकली प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर हमारा प्लेन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से क्या पास कर रहा है कि जो इंटरसेप्ट है हमारे पास प्लेन का, वो इंटरसेप्ट 0 0 पे है। जहाँ पे दोनों जैसे यहाँ पे अगर बात करें कोऑर्डिनेट की, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है इस प्लेन के, x1 x2, उन दोनों की वैल्यू 0 0 है, जहाँ पे जाके ये हमारे पास प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है हमारे पास, जहाँ से प्लेन पास कर रहा है हमारे पास। तो इस केस में इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी। इस पर्टिकुलर केस में जब प्लेन हमारा ओरिजिन से पास करेगा तब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी। और अब अगर हम वापस इक्वेशन ऑफ लाइन पे जाएं, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थी प्लेन की, एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एम क्या था, एम हमारे पास स्लोप था, सी इंटरसेप्ट था। तो अभी जब हमारा प्लेन, ये हमारा प्लेन यहाँ से ओरिजिन से पास करेगा तो सी की वैल्यू 0 होगी। हम यही बोल रहे हैं ना कि इंटरसेप्ट ओरिजिन से प्लेन पास कर रहा है, कि वहां पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो सी की वैल्यू भी 0 होगी। तो अब हमें यही प्रूव करना है कि जब हमारा प्लेन 0 से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, जब हमारे पास जो भी फीचर है उनकी वैल्यू 0 है, तो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 0 होगी। अब हमें ये प्रूव करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में दो क्वांटिटीज है, एम, एम क्या है, स्लोप है। ये हमारे पास रियल नंबर होगा, डी डायमेंशन होगा, और एक्स भी बिलोंग टू रियल नंबर, डी डायमेंशन। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन थी, सिंपल। अब हम एम की बात करते हैं इस केस में। अब यहाँ पे देखो 2 डायमेंशन का डेटा है हमारे पास, दो फीचर है x1 x2। तो यहाँ पे देखो एम भी दो हो जाएंगे, m1 m2, टू फीचर हो गए, दो एम हो गए अपने पास। ऐसे ही एक्स भी दो है, देखो यहाँ पे x1 x2 दो है, और ये बिलोंग टू रियल नंबर, 2 डायमेंशन। ये टू का मीन्स है ये 2 डायमेंशन का है। अब ये इक्वेशन है, इसमें हम m की वैल्यू पुट करते हैं। अब ये देखो, अगर हमने वेक्टर वेक्टर के इसमें देखा था हमने, ये हमारे पास रो वेक्टर है और ये कॉलम वेक्टर है। इसके साथ देखो ट्रांसपोज लगा दिया तो ये कॉलम वेक्टर है। तो बेसिकली ये इस वे में है। इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, m1 m2, ये अपने पास स्लोप का वेक्टर हो गया, और ये अपने पास हो गया फीचर्स का वेक्टर x1। ये इस वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मीनिंग बेसिकली यही है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रो वेक्टर में दिखाया है, बट एक्चुअल में ये कॉलम वेक्टर है। तो हम इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट बेसिकली परफॉर्म करने वाले हैं। और प्लस सी, सी हमारा इंटरसेप्ट है, अगेन सी इंटरसेप्ट है। अब इसके बाद आते हैं प्लेन, प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब जब प्लेन ओरिजिन से पास करेगा, तब ओरिजिन से पास करेगा मीनिंग क्या है कि ये दोनों फीचर की वैल्यू 0 होगी, दोनों कोऑर्डिनेट के लिए 0 होगी, तभी ओरिजिन, तभी 0 से पास कर पाएगा ना प्लेन। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे देखो ये पास कर रहा है ओरिजिन से प्लेन, दोनों फीचर्स की वैल्यू। अब इसको 2 डायमेंशन में आप अगर विजुलाइज करें तो दोनों डायमेंशन में हमारे पास 0 होगा। तो x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 x2 दोनों 0 हो जाएंगे हमारे पास। अब जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m1 को इस 0 के साथ, m2 को इस 0 के साथ, तो 0 को किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे ये m1 m2 आ गया, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, c इक्वल टू 0। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि c इक्वल टू 0 मीन्स जब हमारा प्लेन ओरिजिन से पास करेगा तो जो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ये हमने अभी प्रूफ किया है, राइट। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जब डी डायमेंशन हमारे पास होगा। अभी हमने 2D की बात की थी, अब ये डी डायमेंशन की बात कर लेते हैं, m1 m2 अप टू md। ये स्लोप हो गया हमारे पास, स्लोप और वेट एक ही बात है। तो ये हमारे पास स्लोप हो गया जो डी डायमेंशन का है। ऐसे ही फीचर हो गए अपने पास x1 x2 डी डायमेंशन में। बट अभी हमारा जो हाइपर प्लेन है ये भी हमारा ओरिजिन से ही पास हो रहा है। तो ओरिजिन से जब हाइपर प्लेन भी पास का होगा, चाहे वो मल्टीपल डायमेंशन में होगा, बट वो सारे कोऑर्डिनेट, सारे डायमेंशन की वैल्यू 0 होगी जब ओरिजिन से पास होगा। तो यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम 0, यहाँ पे सारे फीचर्स की वैल्यू 0 पास कर देंगे, और प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो अगेन हमने प्रूव कर दिया सी इक्वल टू 0। और अब अगर हम बैक आते हैं अपनी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन अपने पास ये थी, एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम पुट कर देते हैं सी की वैल्यू को वापस, सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो एम एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। टी का मीन्स क्या है कि हमने ये जो एम वेक्टर है इसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया, इसका ट्रांसपोज ले दिया बेसिकली। ट्रांसपोज टी का मीनिंग यही है यहाँ पे। तो बेसिकली हमने अब यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि जब हमारे पास सी 0 है तो सी 0 हो गया, सी के अगेंस्ट हमने 0 पुट कर दिया, तो एम एक्स इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये था जब हमारा प्लेन हमारा ओरिजिन से पास करेगा, जब हमारा प्लेन ओरिजिन से पास करेगा। अब बात करते हैं जब ये m है जो हमारे पास, अब एम एक्स इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया था। अब बात करते हैं अगर m हमारे पास यूनिट वेक्टर है,
और एम जो है वो नॉर्मल है प्लेन से। नॉर्मल क्या होता है बेसिकली? नॉर्मल हमने अपना लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर में हमने देखा था परपेंडिकुलर वेक्टर। पेंडिकुलर वेक्टर में क्या था? जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री था, ये ऐसे जो दो दो वेक्टर की हमने बात की थी, जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में, उनको बोल देंगे हम यूनिट नॉर्मल, पेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं मैथमेटिकली, बट इसका मीनिंग सेम है। जब परपेंडिकुलर बोलते हैं या ऑर्थोगोनल बोलते हैं या यूनिट नॉर्मल बोलते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है कि वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री का है। तो सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों केस में क्या होगा? उसका डॉट प्रोडक्ट, जब हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे अब कोई भी वेक्टर, उस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। क्योंकि हमारे पास जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कोस थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी है। अब 90 कोस 90 डिग्री जीरो होता है, तो जीरो को फिर इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो जीरो हो जाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था पहले। ठीक है। अब सपोज करो m हमारा यूनिट वेक्टर है। अब हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, जब कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर बोलते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। तो अगर m हमारे पास यूनिट वेक्टर है, मींस m का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है। तो m क्या है? m एक यूनिट वेक्टर है अगर m का मैग्नीट्यूड 1 है। और m क्या है? यूनिट नॉर्मल टू प्लेन। अब ये प्लेन है, देखो यहाँ पे डी डायमेंशन का प्लेन है। अभी इसको 2D में ना देखो, अब इसको आप विजुलाइज इमेजिन करो मल्टीपल डायमेंशन में कि ये एक प्लेन है। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन देखी थी 3D में, हमने 3 डायमेंशन का प्लेन देखा था, वैसे ही ये एक प्लेन है। और जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये देखो, ये ओरिजिन जीरो मीन्स ये ओरिजिन से पास कर रहा है, कि हर एक डायमेंशन में ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है, जीरो है हर एक डायमेंशनल फीचर्स। और ये हमारे पास फीचर्स हैं, ये कोई पॉइंट है एक्स। और ये एम क्या है? एम इसका स्लोप है। देखो एम क्या है? एम एक पॉइंट है, स्लोप है, बट ये क्या है? ये 90 डिग्री है। देखो यहाँ से एंगल एम का जो एंगल है, एम परपेंडिकुलर है प्लेन से। प्लेन जैसे ये प्लेन है, तो एम ऐसे है, एम 90 डिग्री पे है प्लेन से बेसिकली। यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम विजुलाइज करें इसको, सपोज करो हम रूम का एग्जांपल ले लें, तो जो एम है, एम 90 डिग्री पे है हर एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ऑर्थोगोनल है। अब ये प्लेन की 3 डायमेंशन है, तो एम की भी 3 डायमेंशन होगी। x1 के रिगार्डिंग m1 हो गया, x2 के रिगार्डिंग m2 हो गया, x3 के रिगार्डिंग 3 डायमेंशन में m3 हो गया। तो वो क्या है? वो 90 डिग्री का एंगल है प्लेन में और m में। और ऐसे ही अगर m का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो m, उसका मीनिंग क्या है कि m यूनिट वेक्टर नहीं है। बट यहाँ पे भी m क्या है? इस केस में नॉर्मल है। नॉर्मल अब 90 डिग्री है, m नॉर्मल तो है प्लेन से, बट अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 1 से इक्वल नहीं है, तो वो एक यूनिट वेक्टर नहीं है उस केस में। ठीक है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि एक प्लेन अगर हमारा ओरिजिन से पास नहीं करता, पहले हमने डिस्कस किया था ओरिजिन से पास करता है, अगर ओरिजिन से पास नहीं करता तब क्या होता है। और बेसिकली अगर विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डायमेंशन में कैसे देखेंगे प्लेन को? जैसे ये एक प्लेन है, तो इस तरह का कुछ प्लेन होगा 3D में। जैसे हमारे पास रूम होता है, रूम को हम सेपरेट करते हैं 2 सेक्शन में, तो एक वॉल आ जाती है। वॉल की एक लेंथ होती है, सपोज करो एक्स एक्सिस उसकी लेंथ है, एक ब्रेड्थ होती है अपने पास, एक उसकी हाइट होती है, वाई एक्सिस सपोज करो उसकी हाइट है, तो 3 डायमेंशन का प्लेन होता है। तो इस तरह का 3 डायमेंशन का प्लेन है। और जब m इज नॉर्मल टू प्लेन हम बोलेंगे तो इस तरह से कि ये जो m है, इसका, अब इसका जो एंगल है हर एक डायरेक्शन के साथ, अब एक m1 होगा, m1 का x1 के साथ, एक m2 होगा उसका z के साथ, m3 होगा उसका y के साथ। सबका एंगल क्या है प्लेन में? हर एक एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। एम इज नॉर्मल टू प्लेन का यही मीनिंग है अपने पास। ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि 3D प्लेन में जब प्लेन हमारे पास नहीं करता ओरिजिन से, जब ये ओरिजिन से नहीं पास करेगा, जो हमारे पास ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन हमने एक प्लेन लिया है D डायमेंशन का, ये प्लेन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन ये है यहाँ पे, जीरो यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे है। प्लेन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास देखो एक m है, m अगेन यहाँ पे क्या है? m अगेन परपेंडिकुलर है प्लेन से। ये 90 डिग्री का एंगल है m में और प्लेन में, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि m अभी भी यूनिट नॉर्मल है। ठीक है। यूनिट नॉर्मल का मीन्स है कि परपेंडिकुलर है m। अब देखते हैं जब ये m पास नहीं करेगा प्लेन के अंदर से, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थी एम एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब सी नो इक्वल टू जीरो है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो इंटरसेप्ट जीरो नहीं होगा। और तो इसको हम सोल्व करते हैं, अब इसको हम प्रूव भी करते हैं। अब m ट्रांसपोज x ये डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट को ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करते हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर m फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर x है, मैग्नीट्यूड ऑफ x cos थीटा। ये हमने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री का। प्लस सी यहाँ से आया इक्वल टू 0। अब हम बोल रहे हैं कि जब m इज ए यूनिट नॉर्मल दैट इज m इक्वल टू 1। अब बोल रहे हैं कि m एक परपेंडिकुलर है और एक यूनिट वेक्टर भी है। हम ये बोल रहे हैं कि m परपेंडिकुलर है यहाँ पे, प्लस यूनिट नॉर्मल का मीन्स यूनिट वेक्टर है, एक ही यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड 1 था। अब दो केस हो जाएंगे, एक केस हो जाएगा यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड 1 हो गया, एक हो जाएगा जब m यूनिट वेक्टर नहीं है। तो फर्स्ट केस देखते हैं कि m यूनिट वेक्टर है, अज्यूम किया है हमने यहाँ पे, ठीक है 1। तो m की जगह पे हमने यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये बन गया x मैग्नीट्यूड कोस थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास। अगर अब m की वैल्यू 1 कर देते हैं, उसके बाद अब हम अप्लाई करते हैं जो सिंपल हमारे पास टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री हम अप्लाई करते हैं। अब टिग्नोमेट्री, सिंपल टिग्नोमेट्री वी आर यूजिंग द right angle triangle. So we know the right angle triangle formulas to calculate the sine, cosine, and tan theta values. So there is the like the multiple edges in case of trigonometry, like the opposite, hypotenuse, and adjacent. So adjacent, and if we divide the adjacent with the hypotenuse, then we can quote the cosine value as per trigonometry. This one is the right angle triangle formula to calculate the cosine value. Cosine value if we divide adjacent with hypotenuse. And let me put this back to our equation. Let me go back to our equation. So if you see here, this one is the our right angle triangle. So A is the adjacent, and this x would be the hypotenuse. And if we divide a by x, then we got the value of cos theta. This way we got the value of cos theta basically based upon right angle triangle. And let me put this value. So cos theta equal to a divided by x magnitude. X magnitude means x vector magnitude, as I explained in the previous slide. So here cos theta equal to a divided by x magnitude. And if we put this back into our equation, so our equation in the previous section is x cos theta. This one is the our equation, x cos theta plus c. And now we put cos theta value a divided by x magnitude. So let me go to here. So here basically we put the value of cos theta here and divide x magnitude again with x magnitude here. So we is remaining a plus c equal to 0. Then a equal to minus c. And distance always a positive quantity. We can't say like that we move a distance in negative, because if we move in any direction, distance is positive quantity. So here basically we are taking the absolute value of c. So distance from the origin to plane is c. So now distance from the origin means our 0 point to the plane is equal to c, absolute value of c, if m is unit vector. And in case m is not unit vector, then we have the quantity like the m here. Basically in this equation we are taking the m equal to 1, magnitude of m equal to 1. If m is not vector, not unit vector, then m is not equal to 1. Then we are putting m here, like the magnitude of m here with x, and then we divide this absolute value of c with m magnitude if m is not unit vector. So c is absolute value of c and m is the magnitude of m vector. So this way we basically calculate the distance of origin from the plane, like if plane is not passing through the origin. So basically we calculate this value, like this is the origin, this is the plane. So basically we calculate this quantity 0 to this plane. This distance basically we calculate, and this distance is called the c, in our case absolute of value of c. If plane is unit, is if our m is a unit vector, then this quantity, this distance is c, absolute value of c. And if m is not unit vector, then this distance would be c divided by magnitude of m, absolute value of c divided by magnitude of m. This one we just proved. And here I'm back to the problem of classification. So here I'm taking the example similar to our student problem. This one is the plane,
This one is the n dimension planes, basically d dimension plane. And now if we back to the student problem, in the student problem we have the two half. We discuss in the student problem two half, positive half and negative half. Based upon the half we classify, okay, this point is belong to yes category, this point is belong to the no category. Similarly here in this plane we have the two half, positive half, negative half. Okay, and we have here one m is the again the slope. And we have basically here three data point, x2 is one data point. You can see here, easily visualize this data point belong to positive half. X3 second data point, this data point belong on the plane. So if we correlate this problem with the our 2i problem related to student, so on which I explain if point is belong on the plane, then we can't say this student is going to place or not place. So similarly this data point is belong on the boundary of the plane. This point neither on the positive side nor on the negative side, and this x1 basically in the negative half space. So basically how we can decide a point in the positive, here basically we visualize with the help of this diagram, but in mathematically how we can prove a point in the positive half or a point in the negative half, how we can prove. So let me prove those things. Here this is the equation of line m x plus c, we know this is the equation of line. Now we are taking the dot product of here magnitude of m vector and magnitude of x vector cos theta. This is the cos theta plus c. C is the slope again. And now we know from the previous section from the right angle triangle. So we know like the x, like the magnitude of x cos theta equal to a. We solved this in the previous slide by applying the right angle triangle formula. We see like the magnitude of x cos theta equal to a. So we put a instead of this quantity, magnitude of x cos theta. So here m a plus c equal to cos theta. So here are the proof of like m is not unit vector. This is the proof m is not unit vector, which we see in the previous slide also. This is the proof. And if a data point is belong to positive side, then how we can prove those things? So here are the point. This is the slope. M is the slope corresponds to particular point. Like here basically this point means this point has the multiple dimension. Here basically we mention the x2 only, but x2 means similar to our student problem. In the student problem we have the multiple features like mass, attendance, so two-dimension problem. Similarly this x2a data point and this data point has multiple dimension as per the data, and similarly m has the same dimension as the x2 has the same dimension. And then this is the slope. And if this quantity, if we solve this problem and this quantity is greater than 0, if m dot product of m into feature like the m dot x2 plus c is greater than 0, then we say okay, this is the positive half, this point is belong to the positive half. And if this quantity after solving this equation of plane we got 0, then we say okay, this point is belong to the boundary of the plane, this point is not belong to the positive half or second half, we don't know. This point either belong to the negative class or positive class because this point is belong to the boundary. And if this quantity we got is less than 0, like if we solve this equation of line and we got the quantity, final quantity is less than 0, then we say okay, this point is belong to the negative class. This way we can classify a point either belong to the positive class or negative class. And let's solve this in better way. So here again we have the plane, again positive half and negative half, and here our point x2 is on the plane, on the boundary. M is the slope, and this angle is the angle this is the angle theta. And here we have the another point x1. You can see here we have the another point have x1. And if we see the magnitude of x1, this is the magnitude of x1. And if we want to calculate magnitude of x2, this is the magnitude of x2. So we clearly see like the magnitude of x2 is greater than the magnitude of x1. We can clearly see here x2 greater than x1. Magnitude of x2, magnitude of length would be the same thing. We can clearly see here from the help of this diagram. Like this magnitude is high. You can see here this magnitude is large as compared to this magnitude of x1. So
x2 magnitude is greater than x1 magnitude. So if this equation like the m dot x2 data point plus c, this is the equation for this data point. If we put this data point into the equation and this value would be 0, means this point is on the boundary. So if we put the value of x1 in the same equation, mx1, and then we can find same. We can find, because this quantity is greater, like the m is same, m value is same in here also, c value is same. Now x, instead of x2 we are putting the x1, and we know x1 is less than x2, and after putting the x2 we are getting 0, we are getting the quantity is 0. So now we are getting the quantity less than 0, so we can say this point is belong to negative half. This point basically belong to negative, this x1, this point basically belong to negative half, because this quantity is less than 0. Because m1 is the weight, slope is fixed, c intercept is fixed, this thing is not going to change. Only we are changing the feature values, like for the x data point we have the separate feature. For example, in the student, x2 is a one student who has the separate marks, separate attendance. X1 is the second student who has the separate marks, separate attendance. And here basically what we are proving, like the x2 student, we don't know the x2 student either belong to the positive half or negative half, because x2 student point belong to the boundary of the plane. And here basically we mention like the x2 student mask and length, mask and attendance. With the help of mask and attendance we basically calculate the magnitude, so their mask and attendance is greater than the x1 student. So if this value is 0, if this equation value is 0 for this x2 student, then for the x1 student, as their magnitude is less than to the x2, so this value is less than 0, and we say this point is belong to the negative half. And let me take another example. Suppose x1 data point belong to positive side. So this one the magnitude of x2 data point, and this one the magnitude of x1 data point. You can see here. बेसिकली यहाँ पे भी हम यही प्रूफ कर रहे हैं कि पॉइंट पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि x1 जो डेटा पॉइंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो x2 डेटा पॉइंट से ज्यादा है। लेंथ, मैग्नीट्यूड और लेंथ तो एक होती है। आप क्लियरली यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो ये कि x2 जो है, x2 का मैग्नीट्यूड x1, सॉरी x1 का मैग्नीट्यूड x2 से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, x1 मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन x2। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, अब ये देखो जो x2 है, x2 अगेन बाउंड्री पे है, तो m2 x2 प्लस c इक्वल टू 0, ये पॉइंट बाउंड्री पे है तो ये 0 आ रहा है। तो अगर हम इस फीचर की जगह, अब इस डेटा पॉइंट x2 की जगह x1 का डेटा पॉइंट फीचर्स रखते हैं, x1 डेटा पॉइंट के फीचर रखते हैं यहाँ पे, तो अब ये ओबियसली ये इक्वल टू 0 था, अब x1 ग्रेटर है, x1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये डेटा पॉइंट पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करेगा। तो इस वे में बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं कि पॉइंट पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करता है, पॉजिटिव हाफ में है, नेगेटिव क्लास से बिलोंग करता है, नेगेटिव हाफ में है। अब हमने ये देखा कि ये पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में। अब हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इसके बाद कि अब ये अगर हमारा पॉजिटिव साइड में है तो कितना पॉजिटिव है, ये प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना है। जैसे इस x1 की बात कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है प्लेन से, ऐसे इसकी बात करते हैं तो इसका डिस्टेंस है कितना। अगर ये नेगेटिव साइड में है तो ये कितना नेगेटिव है, ऐसे जो पॉजिटिव है वो कितना पॉजिटिव है, वो डिस्टेंस की टर्म में हम मेजर करते हैं। अभी नेक्स्ट, अभी देखो ये जो हमारे पास है, देखो अगेन ये प्लेन है, जैसे हमारे पास पिछले हमारे पास स्लाइड पे प्लेन था, सेम वे में प्लेन है। ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है। अगेन ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है अपना, ठीक है। और ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रखी है अपने पास, ठीक है। ये स्लोप है अगेन, और ये डेटा पॉइंट है जिसके लिए हमें डिस्टेंस मेजर करना है प्लेन से। अब देखो ये डेटा पॉइंट x1 है, सिमिलर टू प्रीवियस केस ये x1 है। अब इसकी डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस देखो ये है d, ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अब ये पूरा का पूरा एक डेटा पॉइंट है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, पूरा x1 है। अब इसके बीच में हम अजप्शन लेंगे। अब यहाँ पे देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है अपने पास, एक ये है और एक ये है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है अपने पास।
ठीक है, तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल बेसिकली x1 का डिस्टेंस, ये d निकालना है फ्रॉम प्लेन φ2। ये φ2 हमारा प्लेन है, इसका डिस्टेंस निकालना है x1 डेटा पॉइंट के साथ। ये प्रॉब्लम इन हैंड है हमारे पास अभी, इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल से हमें पता है कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये हमने अभी लास्ट प्रूफ किया था अपने पास कि ये जब ओरिजिन है अपना, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस क्या है, हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड पे क्या प्रूफ किया था कि ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस कितना आता है। तो वो अगर हमारे पास m यूनिट वेक्टर है तब तो ये क्वांटिटी नीचे वाली 1 हो जाएगी, अदरवाइज क्या था कि -c डिवाइड बाई m का मैग्नीट्यूड ये आता था, जो हमारे पास ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को हमने स्पेसिफाई कर दिया है -c डिवाइड बाई m मैग्नीट्यूड। बट डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। तो ये देखो यहाँ से ओरिजिन से लेके प्लेन तक का डिस्टेंस आ गया बेसिकली, ये हमने एजप्शन यहाँ पे ले ली है अपने पास। ठीक है, सो ये एडजेसेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर देंगे, फिर हम कोस थीटा निकाल लेंगे। तो ये देखो अगेन कोस थीटा, ये एडजेसेंट आ गया, ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूस। ये देखो ये हमने अज्यूम कर दिया कि ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक ये क्वांटिटी है, ये ए है, ये हमने एजप्शन ले ली, तो ये बन गया हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू -c डिवाइड बाई एम मैग्नीट्यूड। तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से हमें हमारे पास निकल गया। अगर ए को हम यहाँ इसके नीचे यहाँ पे लेके आते हैं तो ए की बात है कि सी डिवाइड बाई ए कर देंगे, यहाँ पे ए में डिवाइड में पहले ही मैग्नीट्यूड एम है, उसके साथ ए आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया सेम है, देखो सेम फॉर्मूला है। अब हम यहाँ से देखो हम इस कोस थीटा को मूव कर देते हैं इस डायरेक्शन में, कोस थीटा को हम लेफ्ट में ले आते हैं। अब ए इक्वल टू -c डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू कोस थीटा, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब ये जो x1 है देखो, अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा मैग्नीट्यूड है x1 का, ये पूरी लेंथ है x1 की 0 से लेके। अब यहाँ तक ये जो हमने क्वांटिटी ये अज्यूम कर ली है कि ये क्वांटिटी हमारे पास a है, ये प्लेन से लेके 0 तक जो क्वांटिटी है इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास a है और पूरा x1 था। तो ये जो हमारे पास अब ये जो हमारा पोर्शन बचा इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये b है। तो b को कैसे निकालेंगे, b इक्वल टू ये पूरे पूरी की पूरी लाइन आ गई, पूरी लेंथ आ गई वेक्टर की x1 माइनस a। अगर इसमें से हम a माइनस कर देंगे तो यही पोर्शन बचेगा ना, ये पोर्शन बचेगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया b इक्वल टू x1 माइनस a। ओके, और अब हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से आ गई थी हमारे पास, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला हमने फॉर्मूले से कोस थीटा वाला फॉर्मूला जो पुट किया था, इससे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई थी, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, और अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम वे में यहाँ पे भी हम कोस थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी इक्वल टू बी कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वे में हमारे पास आ जाएगा, ये देखो राइट एंगल एंगल से कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया है। अब बी की वैल्यू कहाँ से आई है, बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें। तो डी इक्वल टू x1 माइनस माइनस सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ m डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ कोस थीटा, ये डिवाइड ये हमारे पास डिवीजन में है बेसिकली, और मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू कोस थीटा आ जाएगा, और ये कोस थीटा और ये कोस थीटा आपस में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एक नीचे डिवीजन में है। तो यहाँ पे आ जाएगा c डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ m, और यहाँ पे देखो माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा अपने पास। ठीक, तो नाउ m मैग्नीट्यूड से हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी के डिवीजन में m मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपने पास, और यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ m x कोस थीटा प्लस c। अब ये देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, प्रीवियस सेक्शन में भी हमने देखा था, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं m वेक्टर ट्रांसपोज x1, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिख दिया, c डिवाइड बाई m कैप। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ये ट्रांसपो ये अपने पास डिस्टेंस आ गया इस डेटा पॉइंट का हमारे पास प्लेन के साथ। ऐसे ही हम किसी भी डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं प्लेन से। कौन सा डेटा पॉइंट अब पॉजिटिव साइड में है नेगेटिव साइड में है, हमने पिछले सेक्शन में देखा था, इस सेक्शन में हमने देखा अगर वो पॉजिटिव साइड में है तो वो कितना दूर है, वो डिस्टेंस कितना है प्लेन से, अभी हमने वो प्रूफ किया, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास डिस्टेंस निकालने का। एंड थैंक यू।